जनभाषा हिंदी इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आज प्रस्तुत है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का निबंध सांस्कृतिक समग्रता और भाषिक वैविध्य। आइए सुनते हैं इस निबंध को। भारत के भावनात्मक समन्वय की समस्या की चर्चा पिछले कुछ वर्षों से सुनने में आती रही है। जब यह चर्चा होती है तो उसमें बुनियादी तौर पर यह मान लिया जाता है कि इस भावनात्मक समन्वय की मांग आज़ादी का एक पहलू है और आज़ादी को दृढ़तर करने का एक उपाय होगा। निसंदेह किसी देश की आज़ादी और देश की अस्मिता का एक अनिवार्य संबंध होता है और अस्मिता में भावात्मक समन्वय निहित है, क्योंकि अगर देश अपने को एक नहीं मानता तो उसकी अस्मिता का कोई सवाल ही नहीं उठता, यानी वास्तव में वह देश है ही नहीं। लेकिन भाषाओं और साहित्यों के संदर्भ में जब मैं भावात्मक समन्वय की या एकता की चर्चा सुनता हूँ तो लक्ष्य करता हूँ यह चर्चा प्रायः अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी जानने वालों के बीच ही होती है, और उन अंग्रेज़ी जानने वालों के बीच जिनका भारतीय भाषाओं से संबंध न कुछ के बराबर है और जिनका भारतीय साहित्यों का ज्ञान और भी नगण्य है। जब यह लक्ष्य करता हूँ तो स्वभावतः यह प्रश्न मन में उठता है कि क्या यह समस्या ही अंग्रेज़ी की और अंग्रेज़ी दां लोगों की बनाई हुई नहीं है, बल्कि क्या इस समस्या का अस्तित्व भी उन्हीं लोगों के बीच नहीं है, उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जो कि अंग्रेज़ी के वातावरण में पलकर देश के जीवन से कट गए हैं और जिनके लिए भारतीय अस्मिता का बोध कठिन हो गया है, जो भारत का आज़ाद होना तो स्वीकार करते हैं लेकिन जिनको अपने भारतीय होने के बारे में संदेह हो आता है, जो भारतीय परंपरा और संस्कार के साथ अपने को जोड़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं और इसलिए जिनके भीतर दुश्चिंताएं पैदा हो जाती हैं। असुरक्षा और दुश्चिंता का मनोवैज्ञानिक संबंध तो जाना हुआ है। बात को यहीं छोड़ देने में निसंदेह इन अंग्रेज़ीदां लोगों के साथ थोड़ा अन्याय होता है, जैसा कि किसी भी साधारण स्थापना से हुआ करता है। लेकिन मैं यह बात किसी स्थापना के रूप में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक प्रारंभिक प्रश्न के रूप में उठा रहा हूँ, चाहे उस प्रश्न के साथ एक पूर्वाग्रह जुड़ा हुआ जान पड़े, क्योंकि यह बात स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं कि इन अंग्रेज़ीदां लोगों में अनेक ऐसे भी होते हैं जिन्हें भारतीय इतिहास का अच्छा ज्ञान होता है और कई ऐसे भी जिनको प्राचीन भारतीय संस्कृति की अच्छी जानकारी होती है, और शायद उनकी कठिनाई वहीं से आरंभ होती है। अगर उन्हें यह जानकारी न होती तो शायद उन्हें कम कठिनाई होती, क्योंकि वे समकालीन सांस्कृतिक यथार्थ को अधिक सहज भाव से देख सकते। असल कठिनाई यही है कि ये लोग भारतीय संस्कृति के नाम से केवल उन्हीं बातों पर विचार कर सकते हैं जो कम से कम 1000 साल पहले समाप्त हो गई। एक आधुनिक भारतीय संस्कृति भी है या हो सकती है, यह सुझाव भी मानो उन्हें चौंका देता है। एक भारतीय संस्कृति यानी 1000 साल पहले तक की संस्कृति और फिर एक आधुनिक संस्कृति जो कि उनकी संस्कृति है, तब फिर आधुनिक भारतीय संस्कृति के क्या मायने। मैंने एक ऐसे पंडित को यह भी कहते सुना, कल्चर की तो बात ठीक है और इंडियन होना भी ठीक है, लेकिन भारतीय होते ही सब गड़बड़ हो जाता है। फिर भी अगर सांस्कृतिक समन्वय की समस्या अंग्रेज़ी पढ़े लिखों के बीच में ही है और उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है, तो भी आज की एक समस्या तो हो ही गई है और उसका सामना करना होगा। निश्चय ही देश का 3/4 नहीं तो 2/3 आज भी संपूर्ण निरक्षर है और उसके लिए पढ़े लिखों की यह समस्या कोई अर्थ नहीं रखती। अगर अर्थ रखती है तो बिल्कुल रूपांतरित होकर। लेकिन साक्षरों में भी जो अल्पसंख्यक पढ़े लिखे हैं जिन्होंने यह समस्या गढ़ी है, उनका देश में एक प्रभावशाली और फिलहाल निर्णायक स्थान है।
इसलिए यह समस्या भी हमारे नागरिक जीवन में हर कदम पर कांटे की तरह चुभती रहती है। मैंने कहा कि हमारे नागरिक जीवन में, क्योंकि यह बात भी ध्यान में रखने की है कि देश का 3/4 नहीं तो 2/3 आज भी गांवों में रहता है, नागरिक सुविधाओं से भी उतना ही उपेक्षित जितना नागरिक समस्याओं से। अंग्रेजीदान लोगों का मानसिक संस्कार ऐसा हुआ कि वे आरंभ से ही भारतीय भाषाओं को वर्नाक्युलर नाम से जानते रहे। जाने या अनजाने इस शब्द का संस्कार एक पूर्वग्रह के रूप में उनमें गहरा बैठ गया। प्राचीन ग्रीस से एक भाषा उनकी थी जो स्वतंत्र और नागरिक अधिकारों से संपन्न लोग थे, और एक उस समूह की जो इन अधिकारों से वंचित था, जिसे वर्नाक्युलर की जातिवाचक संज्ञा दी गई थी। इसी के समानांतर भारत में अंग्रेजीदान लोग तो नागरिक अधिकारों से संपन्न एक स्वतंत्र वर्ग के सदस्य थे, और अंग्रेजी न जानने वाले लोग उस समाज से बाहर के लोग थे। दूसरे थे वर्नाक्युलम के अंग थे। गांधी जी ने इसी मनोवृत्ति को बदलने का अभियान खड़ा किया था, और एक समय तो लगा था कि इस पूर्वग्रह को तोड़ देने में वह सफल हो गए हैं। लेकिन अब जान पड़ता है कि उस समय भी यह दबा ही था, मिटा नहीं था। आज़ादी मिलते ही फिर उभर आया, क्योंकि तब विदेशी के विरोध के संदर्भ से वह अलग हो गया। आज़ाद देश में भारतीय भाषाओं को वर्नाक्युलर कहने का चलन तो उठ गया, लेकिन उन्हें प्रादेशिक भाषाएं मानने का आग्रह अभी तक बहुत प्रबल है। और यही समस्या है। अगर भारतीय भाषाएं प्रदेश की हैं, प्रदेश के जीवन का प्रतिबिंब हैं, प्रदेश मनोवृत्ति की अभिव्यंजना हैं, तो भारतीय वे कैसे हो सकती हैं? कोई भाषा किसी प्रदेश की बोली या बोलियों पर आधारित होकर भी भारतीय हो सकती है। इसका ज्वलंत उदाहरण हिंदी है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठिका में वह भाषा है जिसे भाखा नाम से अभिहित किया जाता था। भाखा का शब्द समूह मुख्यतः ब्रजभाषा का होकर भी भाखा ब्रजभाषा नहीं थी। अगर आधुनिक मुहावरे में कहें तो वह ब्रज का राष्ट्रीय रूप थी, लिंक लैंग्वेज थी। ब्रजमंडल से बाहर सारे देश में इसी रूप में सम्मान पाती थी, और इस कारण यह नहीं था कि ब्रजमंडल का कोई समर्थ और शक्तिशाली राज्य था जिसके दबदबे के कारण दूसरे राज्य उसकी भाषा को सम्मान देते हों। कारण यही था कि भाखा भारतीय चेतना की संवाहिका थी, भारतीय संस्कृति की समग्रता की वाणी भी थी, और उसकी चेतना भी, और भाखा भारतीय चेतना के प्रसार में योग देती थी। भारतीय प्रतिभा की उपलब्धियों को सारे देश से संग्रह करके सारे देश में वितरित करती थी। आधुनिक संचार साधनों के अभाव में और अत्यंत सीमित साक्षरता की परिस्थिति में भी भाखा के माध्यम से देश का एक भाग देश के अन्य भागों से परिचित होता रहा और उसकी रचनात्मक उपलब्धियों से लाभ उठाता रहा। यही उत्तरदायित्व 19वीं शती में हिंदी पर आ गया, और निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि आज़ादी मिलने तक हिंदी इस काम को योग्यता और निष्ठा के साथ पूरी करती रही। आज़ादी मिलने तक न कहकर यदि महात्मा गांधी के हमारे बीच से उठ जाने तक कहें तो शायद ज़्यादा सही होगा, क्योंकि महात्मा गांधी हिंदी के इस विशेष उत्तरदायित्व को समझते थे और उसका निर्वाह करने की हिंदी की क्षमता को पहचानते थे। यह बात परवर्ती नेतृत्व के बारे में उतने विश्वास के साथ नहीं कही जा सकती। परवर्ती युग में हिंदी के बारे में जो बातें कही गई हैं, बहुत कुछ तो रस्म अदायगी के तौर पर कही गई हैं। उनके पीछे कोई गहरी निष्ठा या संकल्प या सांस्कृतिक दृष्टि नहीं रही है।
जहां संकल्प रहा भी वहां राष्ट्रीय एकता को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखा गया है और व्यापक भाषा का संदर्भ केवल राज्य के प्रयोजनों का संदर्भ रहा है। सांस्कृतिक एकता के साथ उसे नहीं जोड़ा गया है। यह बात प्रायः उपेक्षित रही है कि सांस्कृतिक एकता का आधार एक अस्मिता बोध होता है और अस्मिता का भाषा के साथ बहुत गहरा संबंध है। लेकिन समकालीन परिस्थिति को पहचानने के लिए और उसमें सही कार्य योजना बनाने के लिए इतिहास में हो गई भूलों को पहचान भर लेने से काम नहीं बनता। ये भूलें और उनके परिणाम भी ऐतिहासिक तथ्य हो जाते हैं, जिन्हें समकालीन परिस्थिति के अंग के रूप में पहचान कर कार्यक्रम निर्धारित करना होता है। वर्तमान परिस्थिति में हमारा आचरण और कर्म कैसा हो कि एक समग्र सांस्कृतिक चेतना फिर हम में उभरे, इस पर विचार करें तो सबसे पहले हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यह प्रश्न राजनीति का नहीं है, यद्यपि राजनीति इसमें अनिवार्यतः प्रभावित और निरूपित होती है। हमें यह भी अच्छी तरह पहचान लेना चाहिए कि सवाल केवल जानकारी का भी नहीं है, यद्यपि जानकारी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह नहीं मान लेना चाहिए कि प्रदेशों की आपसी जानकारी बढ़ जाने से ही उनमें आपसी सहानुभूति या कि सहयोग की भावना भी बढ़ जाएगी। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनमें जानकारी ने सहानुभूति नहीं बढ़ाई बल्कि दुराव ही पैदा किया है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि संचार साधनों का विकास जानकारी बढ़ाना संभव तो बनता है, लेकिन जरूरी तौर पर जानकारी बढ़ाता ही है ऐसा नहीं है। या कि यों कहें कि संचार साधनों के विस्तार से जिस तरह की जानकारी बढ़ती है वह अत्यंत एकांगी और विकृत होती है। उससे तरह तरह के पूर्वग्रह भी पुष्ट होते हैं, क्योंकि संचार साधन स्वार्थों के समूह से बंधे होते हैं। ये स्वार्थ चाहे सरकारी प्रयोजनों के हों या व्यवसायी संगठनों के। तो प्रदेशों की भाषाओं, प्रदेशों की संस्कृतियों में आपसी सहानुभूति, सहयोग भावना और परस्पर निर्भरता के विकास के लिए निरी जानकारी नहीं, एक समग्र दृष्टि चाहिए। ऐतिहासिक पक्ष को ध्यान में रखें तो ऐसी समग्र दृष्टि न केवल प्रादेशिक संस्कृतियों और भाषाओं के अस्तित्व और अधिकार को नकारेगी नहीं, बल्कि यह भी स्वीकार करेगी कि प्राचीनतम काल से भारतीय भूमि पर अलग अलग संस्कृतियां विकास पाती रही हैं। उनका एक स्वायत्त जीवन रहा है। अपनी अपनी भाषा में ये प्रादेशिक संस्कृतियां अपने जीवन और अपने आदर्शों को अभिव्यक्ति देती रही हैं। इतना ही नहीं, जिन बड़े राज्यों ने प्रदेशों की स्वायत्तता को स्वीकार करके उनके सांस्कृतिक विकास को सहज रूप से होने दिया, वे अपेक्षा स्थायी हुए, और जिन बड़े राज्यों ने इस सांस्कृतिक प्रदेशों की सीमाओं को कृत्रिम रूप से जोड़ना तोड़ना चाहा, वे भीतरी फूट का शिकार होकर ही टूट गए। लेकिन सही ऐतिहासिक दृष्टि प्रदेशों की सांस्कृतिक स्वायत्तता को पहचानते हुए यह भी पहचानेगी कि इन संस्कृतियों की प्रतिभा ने भी दोनों दिशाओं में विकास किया। एक तरफ प्रदेश के समग्र जीवन को अभिव्यक्ति देने की और दूसरी ओर से एक व्यापकतर इकाई के साथ जोड़ने की। जिन संस्कृतियों में इस दूसरे प्रकार का बोध नहीं रहा या बहुत क्षीण रहा, वे स्वयं दुर्बल हो गईं और क्रमशः निगति को प्राप्त हुई। पहले ही अंत तक अपने को घिरा हुआ और आक्रांत समझती हुई। अगर वे निशेष नहीं भी हो गई तो भी इस घिरे हुए और आक्रांत होने के मनोभाव ने उनका विकास रोक दिया। वे जो था उसकी रक्षा में लगकर जड़ परंपरावादी हो गईं। जीवित और विकासमान संस्कृतियां नहीं रहीं।
दूसरी ओर जिन संस्कृतियों ने लगातार एक बृहत्तर इकाई के जीवन में योग दिया, वे न केवल दुर्बल नहीं हुई बल्कि निरंतर विकास करती हुई अपने क्षेत्र के बाहर के जीवन को भी प्रभावित करती रहीं, दूर तक सम्मान पाती रहीं। तो ऐतिहासिक दृष्टि के विकास में हमें लगातार यह पहचानते रहना होगा कि प्रदेशों की स्वायत्त संस्कृतियों ने किन किन दिशाओं और क्षेत्रों में एक व्यापकतर जीवन में योग दिया, एक व्यापक दृष्टि के विकास में योग दिया। धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, लोक जीवन, विज्ञान और राजनीतिक चिंतन तक में प्रदेशों की प्रतिभाओं ने ऐसा बहुत कुछ प्रस्तुत किया जो न केवल समग्र भारत की उपलब्धि हुआ बल्कि जिसने समग्र भारत के जीवन को प्रभावित किया और जिसे अलग कर देने से भारतीय चेतना विखंडित नहीं हो जाती बल्कि वास्तव में विकसित ही न हुई होती। अब हम विभिन्न भारतीय भाषाओं को केवल प्रादेशिक भाषाएं न कहकर भारतीय भाषाएं कहने तो लगे हैं, लेकिन यह भी पहचान रखें कि कहाँ और किस रूप में वे भारतीय हैं या हुई, कहाँ कहाँ उन्होंने एक समग्र भारतीयता के विकास में योग दिया। आदर्श रूप में यह मान लें कि प्रत्येक भारतवासी को प्रत्येक भारतीय भाषा से परिचित होना चाहिए, तो भी व्यवहारतः तो ऐसा संभव नहीं होगा। अधिक से अधिक हम इतना अनिवार्य मान सकेंगे कि प्रत्येक भाषा का बोलने वाला कम से कम 2 अन्य भारतीय भाषाओं से परिचित हो, लेकिन इतनी अपेक्षा हम प्रत्येक भाषा की शिक्षा से कर सकते हैं कि वह इस बात की पहचान करे और निरंतर कराती रहे कि उस एक भाषा के विकास में पड़ोसी भाषाओं का योगदान रहा है। यह योगदान केवल पड़ोस का अनिवार्य प्रभाव नहीं रहा है, बल्कि इसी के सहारे प्रत्येक भाषा में एक व्यापकतर भारतीय दृष्टि का विकास हुआ है। इस प्रभाव को नकार कर या इससे अपने को बचाकर कोई भाषा न केवल अपने को कमजोर बनाती है बल्कि भारतीय भाषा के रूप में अपना विकास ही रोक देती। हमारे जीवन काल में ही एक से अधिक भारतीय भाषा में संकीर्णता की यह प्रवृत्ति लक्षित हुई और कहीं कहीं अब भी निर्मूल नहीं हुई, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसी संकीर्णता ने, एक विकृत शुद्धतावाद ने या जातीयता के निराधार आग्रह ने भाषा की मूल चेतना को अधिकृत कर लिया, वहाँ वहाँ वह भाषा कमजोर हो गई, अपनी रचनात्मकता खोकर अगर पिछड़ नहीं गई तो भी दूसरी भाषाओं की तुलना में रेंगने लगी। भारतीय दृष्टि के विकास का दूसरा पक्ष साहित्यिक होगा। निसंदेह प्रत्येक जीवित भाषा एक भौगोलिक प्रदेश से बंधी हुई होती है, लेकिन जीवित भाषा के स्वास्थ्य और सामर्थ्य का लक्षण यह भी है कि वह अपने को उस भौगोलिक प्रदेश तक सीमित नहीं रखती, न रखना चाहती है। स्वास्थ्य का यह आग्रह नहीं होता कि वह केवल उसी मिट्टी से रस ग्रहण करे और सांस लेने के लिए जिस हवा की आवश्यकता होती है वह तो न जाने कहाँ कहाँ से बहकर आती है। जिस वृष्टि से वह भूमि उर्वरा और रसा होती है वह वृष्टि भी न जाने किन सागरों की देन होती है। गांधी जी ने यूं ही नहीं कहा था कि वह अपने घर की खिड़कियां सब ओर खुली रखना चाहेंगे, सभी संस्कृतियों से हवा और रोशनी ग्रहण करना चाहेंगे, लेकिन यह दोहरा बंधन अत्यंत सूक्ष्म और संतुलन की मांग करता है। कोई साहित्य, कोई संस्कृति न तो अपनी जमीन को छोड़कर पनप सकती है और न चारों ओर से वह बहकर आने वाली हवाओं के प्रति अपने को बंद कर सकती है। अपनी जमीन से संबंध टूटने पर वह परोपजीवी और परनिर्भर हो जाएगी। और हम देख सकते हैं कि आज भारतीय समाज का अंग ऐसा भी है जो भारत से कटा हुआ है और परोपजीवी है, जो आज इस पर गर्व भी करता है और नहीं पहचानता
कि वास्तव में वह निर्मूल हो चुका है। दूसरी ओर बाहर की ताज़ा हवा के प्रति खिड़कियां, दृष्टि बंद कर लेना भी धीरे धीरे घुटकर मरना है। अपने समाज में, अपने साहित्यों में इस तरह की संकीर्णता के परिणाम भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन व्यापक स्थापनाओं को तो स्वीकार कर ले, लेकिन अपने साहित्य की कसौटी उनको न बनाए। लेखक है तो अपनी रचना में, पाठक या आलोचक है तो जो पढ़ता है उसमें यह प्रश्न न उठाए कि इसमें कहाँ तक प्रादेशिक यथार्थ बोलता है और कहाँ एक समग्र चेतना बोलती है। और यही करना, यही प्रश्न उठाना आवश्यक है। भावात्मक या रागात्मक संबंध हम किसी पक्ष के साथ भी तोड़ नहीं सकते, लेकिन समग्र चेतना का आधार जो समग्र दृष्टि होगी वह इस बात को देखकर ही दोनों तरह के संबंध कायम रखेगी। और क्योंकि वह समग्र दृष्टि होगी और खुली आंखों से देखकर इन संबंधों का निर्वाह करेगी, इसलिए उसके संबंध चेतन होंगे, मूल्य अथवा आदर्श का रूप लेंगे, केवल स्थितिवश मिले हुए नहीं होंगे। वे सच्चे अर्थों में संबंध होंगे, बंधन नहीं होंगे। मैं नहीं जानता कि एक समग्र भावनात्मक चेतना के बारे में इससे अधिक या ज़्यादा सही क्या कहा जा सकता है। इससे बड़ा या महत्वपूर्ण क्या काम किया जा सकता है। मैं हमेशा भारत की एक भाषा में लिखता हूँ, एक भारतीय भाषा में लिखता हूँ। यह संयोग की और मेरे सौभाग्य की बात है कि उस भाषा में हमेशा एक समग्र भारतीय चेतना व्याप्त रही। उसने हमेशा समग्र भारत का आदर्श अपने और दूसरों के सामने रखा। लेकिन मैंने कहा कि यह संयोग की और मेरे सौभाग्य की बात है। इसका श्रेय मुझको नहीं है। मेरा लक्ष्य यही रहा है और श्रेय अगर कभी मुझे मिलेगा तो इतने ही का मिलना चाहिए कि मैं जो लिखता रहा हूँ या लिखता हूँ या लिखूँगा, मैंने हमेशा चाहा है कि उसके माध्यम से एक भारतीय चरित्र का रूप उभरे। मेरे पात्र चाहे भारतीय हों चाहे अभारतीय, और भारतीय होकर चाहे एक प्रदेश के हों चाहे दूसरे, संप्रेष्य बात यह हो कि एक भारतीय इस तरह देखता, सोचता, भोगता और जीता है कि इस तरह देखने, सोचने, भोगने और जीने वाले को भारत ने बनाया है, एक समग्र भारत ने।